हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। काय के बारे में पढ़ेंगे? संधि के बारे में। तो हिंदी में जो संधि है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संधि से रिलेटेड कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम करते हैं शुरुआत हिंदी में संधि से। तो देखिएगा, संधि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संधि। तो सबसे पहले हम संधि का मीनिंग देखेंगे कि संधि का जो मीनिंग है वह क्या होता है। तो देखिएगा, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है इसका? ये शाब्दिक अर्थ होता है। इनकी संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। मेल का मतलब होता है मिलना और जोड़ का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि जो संधि होती है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जोड़ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा, कि संधि की जो परिभाषा है वह क्या होती है। संधि की परिभाषा, तो जो संधि की परिभाषा होती है वह होती है दो वर्णों के, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन, जो विकार या बदलाव, इसको हम परिवर्तन भी बोल सकते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने संधि की जो परिभाषा है वह लिखी है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे हमने लिख लिया हिमालय, ये है हिमालय। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? हिम प्लस आलय। तो देखेंगे यहाँ पर दो वर्ण, एक तो हिम और एक आलय। इसका जो प्रथम जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण देखेंगे हम कि जो इसमें अंतिम स्वर है वह क्या आ रहा है? अ। क्या आ रहा है? अ। और इसका जो द्वितीय शब्द है इसका प्रथम स्वर देखेंगे हम कि इसका क्या आ रहा है? आ। क्या आ रहा है? आ। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया स्वर प्राप्त होगा आ, और हमें एक नया वर्ड प्राप्त होगा हिमालय। क्या प्राप्त होगा? नया शब्द हिमालय। क्या होगा? नया शब्द हो जाएगा हिमालय। यानी कि जो जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ हिम प्लस आलय। क्या प्राप्त हुआ? हिम प्लस आलय। लेकिन जब हमने इसका जो संधि विच्छेद किया तो यह पूरा हिमालय हो गया। यहाँ पर हिम का अर्थ होता है बर्फ से, हिम का अर्थ होता है बर्फ से, और यहाँ आलय का अर्थ होता है घर से। तो जब हम इन दोनों को अलग अलग किया, संधि विच्छेद किया इनका, तो हमें एक नया शब्द प्राप्त हुआ जिसका जो क्या बना? हमारा हिमालय। क्या बना? हिमालय। तो संधि की परिभाषा यही लिखी हमने कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पर हिमालय था और जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो इनका जो अर्थ है दोनों का अलग अलग हो रहा है। जैसे हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, यानी कि बर्फ का घर। तो इसका जो पूर्ण शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? हिमालय। क्या बनेगा? हिमालय। तो देखिएगा, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि संधि किस प्रकार से देखते हैं।
तो अब देखिएगा, जो संधि होती है वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? 3 प्रकार की। पहला है स्वर संधि। नंबर 2 पर है व्यंजन संधि। और नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो ये क्या है? संधि के प्रकार है। क्या है ये? संधि के प्रकार, यानी कि संधि की 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, और अपनी जो नोटबुक है उसमें आपको इसको लिख लेना है। इसके नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप एग्जाम में इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आपने कर लिया होगा नोट। तो देखते हैं, अब हम दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम स्वर संधि। तो देखिएगा, आप करते हैं हम शुरुआत। तो हमारी जो पहली संधि थी वह थी स्वर संधि। कौन सी संधि थी? स्वर संधि। तो नंबर 1 पे लिखते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि। जो स्वर संधि है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इसका बदलाव भी होता है और परिवर्तन भी होता है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार या बदलाव आता है, बदलाव आता है, इसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो हमने ये स्वर संधि की परिभाषा लिखी है कि दो स्वरों के मेल से जो बदलाव या परिवर्तन आता है इसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो इसके लिए देखो, हमें स्वर का पता होना चाहिए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में जो स्वर है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। परंतु इसमें जो री होता है, परंतु इसमें री को, जो ऋषि वाला का री होता है, इसमें री को अर्ध स्वर माना जाता है, यानी कि आधा स्वर माना जाता है। अर्ध स्वर माना जाता है। माना जाता है, इसलिए री को स्वर में नहीं गिना जाता है।
स्वर में नहीं गिना जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितने स्वर बचे? 10 स्वर। कितने स्वर बचे? 10 स्वर। तो इन 10 स्वरों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन जो बाकी जो 10 स्वर बच रहे हैं, इन शेष 10 स्वरों को, जो 10 स्वर बच रहे हैं, 10 स्वरों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्गों में विभाजित, विभाजित का मतलब आप समझते होंगे, बांटा गया है। तो जो ये शेष 10 स्वर बच रहे हैं, इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5 वर्गों में। तो इनको देख लेते हैं हम कि 5 वर्ग कौन कौन से हैं। जैसे अ वर्ग है, अ वर्ग में, अ वर्ग में सम्मिलित किया गया है एक तो अ स्वर को, और दूसरा है आ। उसके बाद में है ई वर्ग। ई वर्ग में सम्मिलित किया गया है छोटी ई और बड़ी ई, इसको बोलते हैं ई और आई। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा वर्ग है वह है उ वर्ग। उ वर्ग में सम्मिलित किया गया है उ और औ। उसके बाद जो चौथा वर्ग है वह वर्ग है ए वर्ग। ए वर्ग में सम्मिलित किया गया है ए और आई को। उसके बाद है ओ वर्ग। ओ वर्ग में सम्मिलित किया गया है ओ और औ को, और औ को। तो ये जो 10 स्वर है, इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अ वर्ग, ई वर्ग, उ वर्ग, ए वर्ग और ओ वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 2 स्वर रखे गए हैं। कितने स्वर रखे गए हैं? 2-2 स्वर रखे गए हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कितने वर्ग है? 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग है? 5 वर्ग। तो यहाँ पर कितने स्वर हो गए? 5 दूना 10, यानी कि 10 स्वर हो गए ये। और इन्हीं वर्ग, जो इन्हीं वर्ग के अंदर जो स्वर दिए गए हैं, इन्हीं के ऊपर जो स्वर संधि है वह आधारित होती है। तो आपको हिंदी में वर्णमाला के ये स्वर पूरे कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी आपको संधि अच्छे से समझ में आएगी। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इजी तरीके में है कि अ वर्ग के अंतर्गत तो ये स्वर आते हैं, और ई के अंदर ये आते हैं, उ के अंदर ये 2 स्वर आते हैं, और ए के अंदर ए आई आता है, और ओ औ के ये आता है। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो अ वर्ग के अंदर अ और आ जो 2 स्वर हैं, जो आगे वाला स्वर है वह छोटा स्वर कहलाता है। आगे वाला जो स्वर है इसको छोटा स्वर बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। और जो आ और बड़ी ई और बड़ा उ और आई और औ, इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ स्वर। तो यह आपको याद रखना है कि जो आगे वाला जो स्वर होता है वह ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा स्वर होता है, जो पीछे वाला जो स्वर है वह दीर्घ स्वर होता है। तो ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझ में भी आया होगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब पढ़ेंगे अपन स्वर संधि के भेद। क्या पढ़ेंगे अब? स्वर संधि के भेद। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है? और नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो आपको संधि है उसके लिए आपको हिंदी वर्णमाला अवश्य याद होना चाहिए। यदि आपको हिंदी वर्णमाला याद है तो आप संधि को आसानी से समझ सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सब पता होगा, तभी आप आसानी से संधि को
समझ सकते हो। तो ठीक है, अब आते हैं अपन स्वर संधि के भेद पर। तो अब देखते हैं स्वर संधि के भेद। तो लिखेंगे हम स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, और नंबर 3 पर है वृद्धि संधि, नंबर 4 पे है यण संधि, और नंबर 5 पर है अयादि संधि। तो ये है हमारे संधि के भेद। क्या है ये? संधि के भेद। तो संधि देखिएगा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और यण संधि, और अयादि संधि। तो ये संधि के जो स्वर संधि इसके 5 भेद है, और अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इनको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब लिखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। अब लिखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की दीर्घ संधि क्या होती है? तो एक ही वर्ग के स्वरों के मेल को, एक ही वर्ग के स्वरों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए, अ और आ प्लस अ और आ बराबर एक दीर्घ स्वर बनेगा आ। क्या बनेगा? आ। वैसे ही जैसे ई और बड़ी, ई और आई, ई और आई, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक दीर्घ स्वर बनेगा आई। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। जैसे मान लो कि प्रथम जो शब्द होता है उसका अंतिम स्वर यदि अ होता है, और जो द्वितीय स्वर होता है उसका प्रथम स्वर अ होता है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ। जैसे देखते हैं, अपन उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा विद्या प्लस आलय।
तो देखिएगा जो प्रथम जो शब्द होता है, जो पहला जो शब्द होता है, इसका अंतिम स्वर देखेंगे। तो पहला जो शब्द है वह है विद्या। क्या है? विद्या। तो विद्या का जो अंतिम स्वर है वो देखेंगे हम, क्या आ रहा है यहाँ पर? आ। क्या आ रहा है? आ। और जो द्वितीय शब्द है यानी कि दूसरा जो शब्द है, इसका प्रथम अक्षर देखेंगे हम, इसका प्रथम अक्षर है आ। क्या है? आ। दोनों का आ है। और जब हम इन्हें दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? ये एक नया स्वर मिल गया दीर्घ वाला, जो क्या है? आ। क्या है? आ। और जब हम इसको पूरा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हमें संधि विच्छेद किस प्रकार करना है। हमें इसके लिए जो नियम है इसके, वह अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि कौन सा स्वर के मिलने से कौन सा स्वर हमें प्राप्त होता है। जैसे दीर्घ संधि में हमने लिखा है कि अ और आ, यानी कि एक ही वर्ग के स्वर, हमने 5 वर्ग लिखे थे, तो उसी में से लिखा है, देखो अ वर्ग के स्वर है ये, अ और आ और अ और आ। तो मैंने आपको बताया था कि आगे वाला जो स्वर होता है वह छोटा स्वर होता है, और जो पीछे वाला जो स्वर होता है वह बड़ा स्वर होता है। और दीर्घ स्वर का मतलब, दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा स्वर। तो यहाँ पर देखिएगा आप, दोनों को मिलाने पर हमें दीर्घ स्वर प्राप्त हो रहे हैं, आ और ई। तो देखिए हम और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखिएगा, और आगे देखते हैं हम और उदाहरण के माध्यम से, आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा वैसे, और नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो बच्चों देखो, स्टूडेंट सॉरी, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो स्वर है और जो व्यंजन है हिंदी वर्णमाला के, वो अच्छी तरह से आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम और स्वर, इसके एग्जाम्पल देखेंगे दीर्घ संधि के। तो देखते हैं अपन और एग्जाम्पल देखते हैं दीर्घ संधि के। तो आप देखिएगा, जैसे मेघालय। मेघालय। अब इसमें अपन को संधि देखना है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे हम इसका? संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होता है मेघ प्लस आलय। मेघ प्लस आलय। तो ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर दीर्घ संधि है? तो हमको देखना है कि जो प्रथम जो अक्षर है, पहला जो शब्द है सॉरी, वहां पर देखिए अंतिम स्वर क्या निकल कर आ रहा है? अ। क्या निकल कर आ रहा है? अ। और जो दूसरा शब्द है, इसका जो प्रथम स्वर है वह भी क्या निकल कर आ रहा है? आ। और हमने जब वहां पर नियम लिखा था तो ये लिखा था कि एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से दीर्घ संधि बनती है। तो अ और आ को मिलाएंगे तो एक हमें नया स्वर प्राप्त होगा, दीर्घ वाला हो जाएगा आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। वैसे हम एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमने लिखा परमानंद। अब परमानंद का हमको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे? संधि करेंगे। इसकी जो संधि है वो क्या होगी? परम प्लस आनंद। परम प्लस आनंद। तो इसमें भी हम वैसे ही देखेंगे, जो पहला शब्द है इसका अंतिम स्वर है अ, और जो दूसरा शब्द है इसका प्रथम स्वर है आ, और दोनों को प्लस किया तो क्या मिल गया वापस? आ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और देखते हैं अपन। तो एक लिख लिया अपन ने देवालय। देवालय। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका भी क्या होगा? देव प्लस आलय। देव प्लस आलय। तो इसमें भी वैसे ही है, इसमें अ निकल कर आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया स्वर प्राप्त हो जाएगा आ। एक नया शब्द हमें प्राप्त होगा, वो क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं आगे इसके उदाहरण। आपको सिर्फ इसमें ये देखना है कि यदि दीर्घ स्वर आता है तो दीर्घ संधि होती है। हमने जो 5 वर्ग पढ़े हैं
उन्हीं के आधार पर जो स्वर संधि के जो पांचों भेद है वो चलेंगे। तो एक हमने लिखा था ई और ई वाला, ई और ई प्लस ई और आई, इनसे भी एक दीर्घ स्वर बनेगा आई। ठीक है, तो जैसे देखना यहां पर आ गया हमारे पास नदीश, नदीश। अब इसका अपन को संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश। तो ठीक है, अब इसमें भी वही देखेंगे हम कि जो पहला जो शब्द है इसका अंतिम स्वर क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर छोटी, क्या निकल के आ रही है, छोटी। और जो दूसरा जो शब्द है इसका प्रथम अक्षर भी क्या है, बड़ी। और इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें एक दीर्घ स्वर प्राप्त होगा, वो होगा बड़ी ई। और इन दोनों को जब एक शब्द बनेगा तो नया शब्द बन जाएगा हमारा नदीश। यानी कि यहाँ पर दीर्घ स्वर की मात्रा आ रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। एक छोटी सी ट्रिक है, आपको बस इतना से याद रखना है कि जहां कहीं भी दीर्घ मात्रा आती है दीर्घ स्वर की, जैसे आ की और बड़ी ई की, आ की मात्रा सब जानते होंगे, तो आ की मात्रा ये होती है और बड़ी ई की मात्रा इधर से लगती है। तो जहां कहीं भी आपको ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको याद रहे तो ध्यान में रखना कि आ की मात्रा आए और बड़ी ई की मात्रा आए यदि किसी शब्द में, तो वहां पर 100% दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। तो और हम उदाहरण देखते हैं इसके, तो देखिएगा और उदाहरण, जैसे देखिएगा कविंद्र, कविंद्र का हमको संधि विच्छेद करना है, तो कविंद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे। तो कविंद्र का जो संधि विच्छेद है वो होगा कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम स्वर निकल के आ रहा है ई, और जो दूसरा शब्द है इसका प्रथम स्वर निकल के आ रहा है ई, और दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो हमें दीर्घ स्वर प्राप्त होगा बड़ी ई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्या बन गया, कविंद्र। क्या बन गया, कविंद्र। और एक बात आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ना जो संधि होती है उसमें जो दोनों जो शब्द हम अलग अलग करते हैं उनका शाब्दिक अर्थ होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि उनसे हमें क्या होता है, नया शब्द प्राप्त होता है। जैसे हमने देखेगा कविंद्र जो है, कविंद्र का हमने संधि विच्छेद किया। क्या किया हमने, संधि विच्छेद। तो आप देखिएगा, देखो कवि, कवि जिसको हम बोलते हैं पोइट, जो कविता लिखता है वह कवि बनता है। क्या होता है वो, कवि। और इंद्र, तो दोनों अलग अलग अर्थ है, और दोनों का जो जो शब्द है दोनों अलग अलग है, और दोनों का अर्थ भी अलग अलग निकल रहा है। और इससे हमें एक नया शब्द प्राप्त हो रहा है, ये क्या है, कविंद्र। और इसी को हम संधि कहते हैं, इसी को हम संधि कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो और उदाहरण देखते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहां दीर्घ स्वर दिखे आपको शब्द में, वहीं पर दीर्घ संधि होगी। और जो वर्ग लिखा है उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं वर्ग के अंदर हमारे स्वर है, और जो स्वर संधि है वह पूरी उसी पे निर्भर करती है। जैसे देखिएगा और उदाहरण, जैसे देखिए रविंद्र, रविंद्र, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, रवि। रवि, और रवि में किधर की मात्रा लगेगी, छोटी ई की। कौन सी लगेगी, छोटी ई की। और इंद्र, हिंदी में जो मात्रा है उनका बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में यदि अपन मात्रा उल्टी सीधी लगा देंगे तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो देखिएगा ये रवि है, तो रवि में छोटी ई की मात्रा है, और इसमें इंद्र में जो प्रथम अक्षर है वह है ई। तो इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, बड़ी। क्या बना, बड़ी। तो ये हो गया रविंद्र। क्या हो गया, रविंद्र। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी दीर्घ स्वर हो वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले दिन।
आपको जहां तक वहां पढ़ाया है वो अच्छे से आप देखिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।